हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8th विज्ञान चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था किशोरावस्था की ओर। आज हम इसका पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जननात्मक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में हम इस पार्ट के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पॉइंट होगा वो होगा जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है कि व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्ति का कायिक व मानसिक विसंगति से मुक्त होना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा? स्वास्थ्य कहलाएगा। जब कोई व्यक्ति कायिक या मानसिक रूप से विसंगतियों से मुक्त होता है तो उसे स्वास्थ्य की परिभाषा के नाम से जाना जाता है या स्वास्थ्य उसको कहा जाता है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आयु के अनुसार संतुलित भोजन लेने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितनी आयु का है उस आयु के अनुसार उस व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का भी नियमित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति है उसको खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता है और उसकी जो सफाई है, साफ सफाई है, उसका ध्यान या पालन रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त शारीरिक व्यायाम है वो भी पर्याप्त मात्रा में किए जाने चाहिए। तो पर्याप्त शारीरिक व्यायाम है वो भी आवश्यक होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो ये जो बातें उपरोक्त जितनी भी बातें हमने लिखी हैं तो उनकी और अधिक आवश्यकता महसूस होती है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेना, तो पहले आपको ध्यान रखना है व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार लेने चाहिए। सेकंड, आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत स्वच्छता व सफाई का पालन करना। व्यक्तिगत स्वच्छता व सफाई का पालन करना। सेकंड ध्यान रखना है व्यक्तिगत जो स्वच्छता और सफाई है उसका पालन करना। पर्याप्त मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। शारीरिक व्यायाम करना, तो पर्याप्त मात्रा में यदि व्यक्ति शारीरिक व्यायाम करेगा तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अब बात आती है किशोरों में पोषण की आवश्यकताएं। जो किशोर होते हैं उनमें पोषण संबंधी कौन कौन सी आवश्यकता होती है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला है किशोर में पोषण की आवश्यकताएं, ठीक है। किशोरों में पोषण की कौन कौन सी आवश्यकता होती है? तो हमें पता है किशोरावस्था वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है वो वृद्धि व विकास की अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि किशोरावस्था शरीर की वृद्धि और विकास का काल इसको कहा जाता है। इसमें शरीर की वृद्धि और विकास काफ़ी अधिक होती है।
और किशोर को आहार नियोजन भी सावधानी से करना चाहिए। इस अवस्था में किशोरों को आहार नियोजन बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आहार का जो नियोजन है वो भी किशोरों को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो देखनी है। जैसे हम बात करते हैं हमारा भारतीय भोजन जो है, जिसमें दाल है, चावल है, चपाती या हम बोलते हैं रोटी है। तो हमारा जो भारतीय भोजन है जिसमें दाल, चावल, रोटी और सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार है तथा सब्जियां, ये क्या है, एक संतुलित आहार है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दाल, चावल, रोटी और सब्जियां वो क्या है, एक संतुलित आहार होता है। ठीक है, दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। साथ ही हम बात करें दूध की, दूध सर्वोत्तम आहार है, यानी जितने भी आहार है उन सभी आहार से ये सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। इसका मतलब संपूर्ण आहार है कौन सा, दूध। ठीक है, फल भी हमें पोषण देते हैं। इसी प्रकार जैसे फल, अब फल्स में एक तो आयंस होते हैं जो मुख्य खनिज लवण जिसको हम बोलते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं। साथ ही जल और फाइबर्स जो हैं वो इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो फल भी एक आहार का प्रमुख भाग होता है। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। जो शिशु होता है, शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये बातें खासकर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जो शिशु होते हैं तो उनको जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर प्रारंभ के 6 महीने तक माँ के दूध के पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। अब ये जो होता है सर्वोत्तम आहार कैसे है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है और ये कोलेस्ट्रम जो होता है वो शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि लौह तत्व जो होता है वो आयरन जिसको हम बोलते हैं, उससे रक्त का निर्माण होता है। लौह तत्व या आयरन, उससे किसका निर्माण होगा, रक्त का निर्माण होता है। जैसे लौह तत्व जिसको आयरन बोलते हैं, रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, रक्त के निर्माण में जो प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है वो लौह तत्व होता है, क्योंकि आयरन जो है उससे हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन रक्त का प्रमुख घटक होता है। तो लौह तत्व या आयरन है वो रक्त के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, पत्तीदार सब्जियां हैं, गुड़ है, मांस है, संतरा है। ठीक है, इसी के साथ आंवला, किशोरों के लिए आयरन के अच्छे स्रोत हैं। किशोरों के लिए आयरन के अच्छे स्रोत हैं।
यानी इनमें आयरन जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण किशोरों में जो आयरन की कमी होती है वो इनके सेवन से क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो देखनी है, ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ दूध, मांस, नट और दालें, जैसे दूध है, मांस है, नट है और दालें, ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा होती है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। किस में होगा? दूध, मांस, नट और दालें जो होती है उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और जो सोयाबीन की दाल होती है उस सोयाबीन की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 35% जो प्रोटीन इसका हिस्सा होता है, तो 35% जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में होगा? सोयाबीन में होता है। इसी प्रकार चिप्स और पैक किए हुए या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, ध्यान रखना, चिप्स है, पैक किए गए या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। तो जो चिप्स है, पैक किए गए या डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ हैं, ये स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। अब देखो, ये क्या होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका जो सेवन है वो नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो चिप्स होते हैं, पैक किए या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें लगातार इसका सेवन करेंगे। क्यों? तो सामान्यतः व्यक्ति, इसमें वसा जो प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे व्यक्ति है उसका फैट बनता है, फैट में वृद्धि होती है। साथ ही साथ इसमें पोषक तत्व है वो नहीं पाए जाते हैं। ये पोषक तत्वों से विहीन खाद्य पदार्थ है, इसलिए इसका शरीर के अंदर किसी प्रकार का उपयोग है वो फायदेमंद नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता है वो क्या होती है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो अगला पॉइंट होगा व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है और किशोरों के लिए यह आवश्यक है। अब देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता में हमें कुछ मुख्य बातें हैं उनका ध्यान में रखना है। उन आदतों को यदि हम अपनाएंगे तो हम काफ़ी बीमारियों से, जो मौसमी बीमारियां होती है, पर्यावरण में जो बीमारियां हैं, उनको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। तो पहली बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि यदि हम नियमित रूप से नहाएंगे, धोएंगे या स्नान करेंगे तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, और ये किशोरों के लिए आवश्यक होता है। अब आवश्यक क्यों होता है? स्नान करना किशोरों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन बनता है कि भाई स्नान करना नियमित रूप से किशोरों के लिए आवश्यक है। वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन किशोरों के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां अधिक क्रियाशील होती है। अब आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब किशोरावस्था आती है उसमें श्वेत ग्रंथियां, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो पसीना जिससे निकलता है, श्वेत ग्रंथियां जो पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती है,
वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाएंगी? अधिक सक्रिय। और जब ये ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है तो अधिक सक्रिय होने के कारण जो पसीना होता है उस पसीने से क्या आने लगती है? गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, जो असहनीय होती है। असहनीय का मतलब जो दुर्गंध का मतलब हम बोल सकते हैं जो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो अत्यधिक पसीना आने से गंध आती है पसीने के अंतर्गत। इसी प्रकार जो गंध से बचने के लिए जो जब नहाया जाता है उस समय शरीर के सभी अंगों को साफ करना चाहिए। जितने भी अंग हैं उनको नहाते समय साफ करना चाहिए। ठीक है, और इसी को हम व्यक्तिगत जो स्वच्छता है उसके श्रेणी में रख सकते हैं कि जब भी हम नहाएं तो नहाने के उपरांत जो है या नहाते समय शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों की क्या करनी चाहिए? सफाई जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, अब यदि शरीर के सभी अंगों की सफाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो सकता है? जीवाणु संक्रमण का खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है? जीवाणु संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि पूर्णतया या पूर्ण रूप से शरीर की है वो सफाई नहीं की गई। इसलिए बात करते हैं लड़कियों में ऋतुस्राव के समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऋतुस्राव के समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कब होती है? जब ऋतुस्राव होता है उस स्थिति में शरीर के सभी अंगों की विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और जो स्त्रियां हैं या जो लड़कियां हैं उनको ऋतुस्राव के लिए यानी जब ऋतुस्राव आए उससे पूर्व स्थिति में उसको तैयार रहने की आवश्यकता होती है। और जितने भी उससे रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हैं और अपने भी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उन सभी के बारे में उसको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और इस स्थिति में सैनिटरी नैपकिन और घर में तैयार किए हुए कपड़े का पैड का उपयोग करना चाहिए। किस स्थिति में? ऋतुस्राव के समय। इस स्थिति में सैनिटरी नैपकिन व साफ किए गए घर के कपड़े से बने पैड का उपयोग करना चाहिए। जब ऋतुस्राव की स्थिति हो उस स्थिति में लड़कियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और ये जो पैड हैं इस पैड को 4-5 घंटों के भीतर नियमित अंतराल में बदलना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स और जो घरेलू पैड होते हैं उनको नियमित अंतराल में बदलना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो है वो हमने पढ़ा कि भाई व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। ठीक है, और उससे पहले हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि हमारा जो शरीर है उस शरीर के लिए जो जननात्मक स्वास्थ्य है वो कैसा होता है, किशोरों में पोषण संबंधित आवश्यकताएं कैसी होती है, तो उन सब के बारे में हमने ये जो वीडियो है उसमें अध्ययन किया था। और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा जो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा तो उस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो शारीरिक व्यायाम हैं, उसके बाद
नशीली दवाओं का निषेध क्यों करना चाहिए, और कई ऐसी भ्रांतियां हैं समाज में, ऐसी अवधारणाएं हैं कि उनका हम पालन करें या फिर नहीं करें। तो ऐसी कुछ बातें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि सामान्यतः जो किशोर होते हैं वो गलतियों के द्वारा जो उसमें गर्भधारण की प्रक्रिया हो जाती है, तो उनमें कौन कौन सी सावधानी है कि हम उससे बच सके। तो उन सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।